संस्था की रूहे रवां हैं और जिन्होंने इस संस्था को बचा के रखा है, इसमें बहुत लोगों की निगाह है। संस्था की परफॉर्मेंस पे भी हमें बहुत घमंड है, बहुत अच्छी तरह से चल रही है। जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, श्री अजीत सिंह चौधरी साहब सेक्रेटरी, श्री राजपाल सिंह जी सोलंकी, और हमारे समाज के जिस पे हम फख्र करते हैं ऐसे अफसर रहे कर्नल सिंह जी, जिनसे मैं कॉन्वोकेशन में जाता हूं तो टिप्स लेता हूं, ऐसे प्रकाश जी, और डॉक्टर RS परोदा साहब, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में इतना काम किया है कि जो लोगों को पता नहीं। इनका मैं परसों जयपुर में भी स्वागत करके आया हूँ 3-4 दिन पहले। इसके अलावा समाज की माननीय विभूतियाँ जी, हाँ मैं गलती करूँगा, हमारी बहन सुशीला जी बैठी है, मैंने बहुत खाना खाया इनका बनाया हुआ। और भाइयों और बहनों, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज वो हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से, बहुत बुरे हाल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, ये मुकाम हासिल किया है। और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि वो और आगे बहुत दूर तक जाएं। मुझे जब कप्तान सिंह साहब ने कहा कि आना है संस्था में, तो उसमें मैं फिर डायरी नहीं देखता हूँ, क्योंकि किसी भी शिक्षण संस्था में जाना वो ऐसा है जैसे मैं अपनी माँ की गोद में जा रहा हूँ। 2 साल का था जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया। खुद खेती करता था, खुद पढ़ने जाता था, लेकिन जब मैं कॉलेज में चला गया तो कॉलेज ने मेरी उंगली पकड़ ली, और मैं मेरे कॉलेज की वजह से आज यहाँ हूँ। तो मैं शिक्षण संस्था को अपनी मां समझता हूँ। मेरे साथी बैठे हैं बहुत सम्मानित ओमवीर तोमर जी, ये मेरी पूरी यात्रा से परिचित है। यहाँ कोई भी बात शुरू में बेसिकली एजुकेशन पे बोलूंगा, कृषि पे बोलने की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले मैं उस विभूति पे बोलूंगा जिसमें हम पूरी चढ़ा के अंदर आए। महाराजा सूरजमल का जो वास्तविक इतिहास है वो रोशनी में आया नहीं, थोड़ा बहुत अपने ही लोगों ने लिखा, लेकिन वो अलौकिक प्रतिभा थे राज करने वाले लोगों में। 2 घटनाएं मुझे उनकी बहुत प्रभावित करती हैं। एक तो उनकी जो चिट्ठी अब्दाली को लिखी है उन्होंने, वो एक तरह समझिए कि क्या कहेंगे उसको, उन्होंने अब्दाली के आक्रमण को एक चिट्ठी से रोक दिया। इसके अलावा जो जयपुर के राजघराने में जब डिस्प्यूट हुआ, और वो एक जो लड़का था जो इनसे संबंधित था महाराज से, उसकी मदद के लिए बगरू की लड़ाई में गए हैं। आउट नंबर्ड थे, मराठे थे, मेवाड़ के लोग थे, जोधपुर के लोग थे, लेकिन सिर्फ उनकी युद्ध कौशल और बहादुरी ने सारी सेनाओं को परास्त किया, उसको राज दिलवाया और उससे कुछ नहीं लिया। ये इतिहास की अलौकिक घटना है। हमारी दिक्कत यह है कि हमने अपने इतिहास को भुला दिया है। आपसे मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप थोड़ा रणजीत सिंह जी के बारे में भी पढ़िए। मैंने उनके बारे में सारी किताबें पढ़ी। सिर्फ 7% सिख थे पंजाब में जब उसने खालसा राज की स्थापना की, और इतना पावरफुल हो गया कि अंग्रेज को उससे संधि करनी पड़ी कि सतलुज से उधर हम नहीं जाएंगे और सतलुज से इधर हम नहीं आएंगे। उस वक्त की हिंदुस्तान में उसकी फौज सबसे मॉडर्न फौज थी। उसके जो तोपची थे वो नेपोलियन के जमाने के थे।
और उससे अंग्रेज भी डरता था। एक बार होता क्या है कि ये जो पटियाला, जींद, ये सब अंग्रेजों के प्रोटेक्टोरेट थे। अंग्रेज इनके एक तरह से इनकी देखभाल कर अंग्रेजों के यहाँ सरेंडर थे। तो महारानी पटियाला एक रिश्तेदार थी रणजीत सिंह जी की। उसने उनको चिट्ठी लिखी कि मेरा राजा का झगड़ा हो गया, आके निपटा दो। तो महाराजा रणजीत सिंह पूरी फौज लेके पटियाला आ गए। तो पटियाला नरेश ने डलहौजी को लिखा कि ये तो आक्रमण है, ये तो सतलुज से इधर आ गए और पूरी फौज लिए हुए हैं। प्रोग्राम था ना। तो डलहौजी ने लंदन से पूछा कि क्या करना चाहिए। लंदन ने कहा कि चुप पड़े रहो, 8-10 दिन में चला जाएगा। ये भी हो सकता है कि पटियाला को बचाने में पूरा ही राज छिन जाए। इतना उसकी दहशत थी और उसकी बहादुरी थी। खैर, वो तो एक अलग चीज हुई, लेकिन जो हमारे पुरखे हैं उनको ढूंढ ढूंढ के उनके बारे में जानकारी करनी चाहिए, लेख लिखने चाहिए। जो इतिहासकार हैं उन्हें इतिहास लिखना चाहिए। ये हमने लिखा ही नहीं है कभी। अभी एक साथी हमारे यहाँ बैठे हैं, उनके गांव में एक संत थे जिन्होंने, जब रानी झांसी की डेथ हो गई तो वहाँ फकीर थे, उनकी कुटिया थी। तो रानी झांसी ने कहा कि मेरा शरीर अंग्रेजों के हाथ में नहीं आना चाहिए। उन्होंने अपनी कुटिया में रख के आग लगा दी और उसका शरीर उसके हाथ में नहीं आया। इनसे मैंने अभी कहा कि उसका जन्मदिन मनाया करो, मैं आऊंगा। गंगादास जी नाम था जी। तो बहुत से लोग हैं इतिहास में हमारे जो अभी जिनसे हम अपरिचित हैं। अभी तो भरतपुर का भी इतिहास ठीक से नहीं लिखा गया है, पूरा नहीं लिखा गया है। तमाम तरह से इतिहासकारों ने उसे बिगाड़ा। देखा होगा आपने फिल्म वालों ने क्या किया था। तो उस पे हमको फक्र करने लायक हम रहें, ऐसा हमको करना चाहिए। अब मैं कप्तान सिंह साहब और उनके मित्र जो काम कर रहे हैं उस तरफ आना चाहता हूँ। देखिए, हम लोगों के पास न किले हैं, ना हवेलियां हैं कि हम होटल बना दें, ना हमारे पास कोई दौलत है जो थोड़ी बहुत जितनी पे लोग इतराते हैं वो कोई दौलत नहीं होती। एक ही हथियार है जिसका नाम है शिक्षा। ये जो बच्चे चुन के गए हैं, ये आने वाले दिनों में कलेक्टर, कमिश्नर ये सब बनेंगे। और जब ये कलेक्टर, कमिश्नर बनेंगे, सलामी लेंगे, तो वो सारे लोग जो हमको हिकारत की निगाह से देखते थे वो इनके सामने नतमस्तक होंगे। हमको शिक्षा पे तवज्जो देनी चाहिए। और दुनिया में सिर्फ वही कौमें तरक्की की हैं जिन्होंने शिक्षा को तवज्जो दी। एक दृष्टांत में सब जगह कहता हूँ, जब कॉन्वोकेशन में बुलाया जाता है गवर्नर के, यही काम होते हैं, कोई ज्यादा बड़ा काम होता नहीं है। उसमें जब इंग्लैंड में वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था तो बजट पेश होता है। उस बजट में सब मदों में कटौती की गई, लेकिन शिक्षा के मद में कोई कटौती नहीं की गई। अपोजिशन खड़ा हो गया, उसने कहा शिक्षा में कटौती क्यों नहीं की? तो प्रधानमंत्री ने कहा कि सुनो, बमबारी हो रही है, मकान गिर जाएंगे, दोबारा बन जाएंगे। अगर पुल टूट जाएंगे फिर बना लेंगे, कारखाने खत्म हो जाएंगे फिर तामीर कर लेंगे, लेकिन अगर एक पीढ़ी खत्म हो गई तो वो दोबारा नहीं खड़ी की जा सकती। इसलिए शिक्षा में पैसे की कटौती नहीं की जाए। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था, चौधरियों की समझ में ही नहीं आता था क्या महकमा। तो मुझे एक और महकमा दे रखा था वीपी सिंह जी ने, उससे इज्जत बची हुई थी, वरना पार्लियामेंट्री अफेयर्स को नहीं समझते। लेकिन वहां मैंने सीखा और जाना कि जब से पार्लियामेंट बनी तब से एक बार भी शिक्षा के बजट पे पार्लियामेंट में बहस नहीं हुई। जनरली सब्जेक्ट्स पे बहस होती है, फिर वोट होता है। शिक्षा के ऊपर बाकी 4-6 जो बचे हुए बेकार के महकमे थे उनके साथ मिला के वोट होता था, जिसको गिलोटिन करना कहते थे, यानी फांसी देना कहते थे।
और आज तक पूरे बजट का 6% से ज्यादा शिक्षा पे खर्चा नहीं हुआ। और उसका नतीजा ये है कि पूरी दुनिया के ऐसे 8-10 विश्वविद्यालय हैं जिनके विद्यार्थियों को ये क्या इसको नोबेल प्राइज मिले। एक एक यूनिवर्सिटी को 100, 150, 80, 90 और हमारे यहाँ टोटल 11 लोगों को मिले हैं, जिनमें 6 विदेश में हैं, एक मदर टेरेसा है। पढ़ाई के आधार पे 5 से ज्यादा लोगों को नोबेल प्राइज नहीं मिला है। कैसे मिलेगा? जब खर्चा नहीं होगा शिक्षा पे, उसको तवज्जो नहीं दी जाएगी, शिक्षा की क्वालिटी नहीं सुधरेगी, तो कैसे नोबेल प्राइज मिलेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो है 5-6 लोग विदेश में हैं, एक मदर टेरेसा है, एक रविंद्रनाथ टैगोर है। शिक्षा वाले तो 4-5 ही हैं। तो ये जब तक नहीं सुधरेंगे हालात, तब तक हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते। दिक्कत क्या है हमारे समाज की? बड़ी शान से कोई आता है कि साहब बुढ़ा मर गया, हमने 40 गांव की चिट्ठी फाड़ दी। 40 गांव की चिट्ठी फाड़ के तुम्हारा बुढ़ा सूरजमल हो जाएगा। तुम इसी पैसे से अपने बच्चे को बढ़िया संस्थान में भेजते तो वो कहीं आगे बढ़ता, उस तरफ तवज्जो नहीं है। शादियों में अब वो 4 छल्ले की गाड़ी मांगने लगे। औरतों का ये बुरा हाल है कि यहाँ से लेकर वहां तक, यहाँ तो कुछ भी नहीं, राजस्थान में तो पूरा हाथ सोने से भरा रहता। तो जो प्रायोरिटी है वो बदलनी चाहिए और हमको शिक्षा की तरफ जाना चाहिए। एक और घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। कर्नल सिंह साहब, जब ये गद्दाफी मारा गया है, तो लीबिया का तानाशाह था, तो उसके दफ्तर को विद्रोहियों ने रेड किया। उसमें एक डायरी मिली। उस डायरी में उसने लिखा था कि मैं जिंदगी का सबसे बड़ा सुख मुझे तब मिलता है जब मैं लिटिल कोंडी को देखता हूं कि वो शेखों को धमका रही है। वो लिटिल कोंडी कोंडालीजा राइस थी, जो अमेरिका की विदेश मंत्री थी, दुबली पतली थी, शक्ल सूरत में साधारण थी और गरीब घर की थी। सिर्फ तालीम की वजह से वो फॉरेन मिनिस्टर बन गई थी। तो उसने लिखा कि मैं जब वो शेखों को धमकाती है तो मुझे बहुत आनंद आता। तो ये जो एजुकेशन है, ये आपको कोंडालीजा राइस बना सकती है। इस पे तवज्जो देनी चाहिए। और मैं कप्तान सिंह साहब, बहुत मुझे फक्र होता है कि आपने इतनी बढ़िया संस्थान खड़ा कर दिया, इसमें से इतने अच्छे अच्छे लोग निकल रहे हैं, ये जरूर बहुत दूर तक पहुंचेंगे। जापान की घटना में अभी हाल में पढ़ रहा था। वहां एक रेलवे स्टेशन था, उससे सिर्फ एक यात्री, एक लड़की कॉलेज जाती थी पढ़ने, और कोई यात्री नहीं। तो ये प्रपोजल आया कि इसको बंद कर दिया जाए, ये अनइकोनॉमिक है। तो उनके यहाँ चर्चा हुई ऊपर तक, और चर्चा में ये बताया गया कि इसमें एक यात्री जाती है, सिर्फ एक लड़की पढ़ने के लिए। तो सरकार ने निर्णय किया कि जब तक इसकी पढ़ाई खत्म नहीं होगी, तब तक ये स्टेशन खत्म नहीं होगा। सरकारों के ये दृष्टिकोण होते हैं, वही सरकारें दुनिया पे राज करती हैं। हमारे यहाँ तो मैं क्या बताऊं, ऐसे ऐसे सिख हैं। ये तो कर्नल सिंह साहब के सामने तो वो सेठ खड़े होकर पेशाब करते थे डर के। इनकी तो बहुत दहशत थी ईमानदारी की। लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे सेठ हैं जिनके 14-14 तल्ले के मकान हैं। एक तल्ले में उनकी कारों की चाबियां हैं, एक में कुत्ते हैं, एक में ड्राइवर हैं, एक में नौकर हैं। लेकिन एक भी पैसे की चैरिटी नहीं करते, किसी संस्था को एक ढेला दान में नहीं देते हैं। जबकि दुनिया भर में लॉर्ड गिल्डोफ एक म्यूजिशियन है इंग्लैंड का, उसकी बहुत कमाई है, लेकिन वो सारी अपने नहीं, अफ्रीका के गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान दे देता है। ऐसे ही एक जॉन लीवी है, वो है म्यूजिशियन, वो सारी आमदनी दे देता है। ये जो अपना
जिसने इजाद किया है माइक्रोसॉफ्ट वाला, इसने लगभग सारी दौलत अपनी उसमें दे रखी है दान में। जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो लड़की की शादी में चेक से 33 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। सगाई में, सॉरी शादी में नहीं, सिर्फ सगाई में 33 करोड़ रुपया खर्चा। बाई चेक हुआ जो बिना चेक का, उसकी तो कोई हिसाब किताब ही नहीं। मैं कहना चाहता हूं समाज को कि जो इस तरह के तत्व हैं, इनको बिल्कुल इज्जत मत दो, क्योंकि ये सड़े हुए आलू की पूरी है, कुछ समाज में सम्मान के लायक वो हैं कि जो उनके पास है उसमें से कुछ शिक्षा के लिए, कुछ शहीद सिपाहियों के लिए। अब मैं झुंझुनू जिले में गया, कोई गांव नहीं है चौधरी साहब जिसके बाहर शहीद की प्रतिमा न लगी। हर गांव से शहीद, जिस दिन उसकी बॉडी आती है सारा जिला इकट्ठा हो जाता है, पीएम, एसएसपी, एमपी, एमएलए, और उसके बाद उसके बच्चों की कोई खबर नहीं लेता। तो ये समाज को आदत डालनी पड़ेगी कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं। ये 4 छल्ले वाली गाड़ियां बंद करो। मेरा एक साथी था कप्तान सिंह साहब, एक दिन आ गया रोता हुआ, बर्बाद हो गया। क्या हो गया? कि मेरा बाप मर गया था 2 महीने पहले, और बिरादरी के लोगों ने जबरदस्ती 40 गांव की चिट्ठी भरवा दी, और मैं तो किसी लायक नहीं रहा, सब पैसे खर्च हो गए। तो मैं कहा भाई बाप तेरा कुछ हो गया उससे, लेकिन है रीति है अपने समाज में। और दूसरे ये बहुत बड़े बड़े घर ठोक में, गवर्नर होने से पहले सोम विहार के 1.5 कमरे के मकान में रहता था। जब मेरे यहाँ चौधरी साहिबान मिलने आते थे तो नीचे जाके कहते थे क्या आदमी, 1.5 कमरे का मकान है, हमारी तो इतनी बड़ी बैठक है, हमारी तो इतनी बड़ी कोठी है, होगी वो किसी काम की नहीं है। ये 1.5 कमरे का मकान मेरे काम आया कश्मीर में। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 2 डील्स जिनमें 150 करोड़ रुपया मिल रहा था वो कैंसिल की, तो वो इसी बूते पे की कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि मेरे पे तो कुछ है ही नहीं। तो बहुत ज्यादा दौलत इकट्ठा करना, उसको वेस्टेज में, बेकार की चीजों में लगाने के बजाय अपने बच्चों की एजुकेशन में लगाओ। जो बचे उनको इन संस्थाओं को दो, जो संस्थाएं हमारे बच्चों के लिए काम कर रही हैं। एक बात अगर मैं नहीं कहूंगा तो गलती करूंगा, और वो ये है कि हमारा समाज तो इनको बच्चियों को पैदा भी नहीं होने देना चाहता। जो पैदा हो जाती हैं वो हर फील्ड में आगे बढ़ जाती हैं। मैं बिहार में गवर्नर था तो वहाँ वाइस चांसलर उसके कॉन्वोकेशन में जाता था, तो देखता था कि गोल्ड मेडल में कितने नाम हैं, के साथ 25 हैं, 25 में 20 लड़कियां हैं, 5 लड़के हैं, यही रेशो रहता था लगभग। तो मैंने एक दिन कहा लड़कों को, मैं कहा भाई तुम क्या करोगे? अब तो मुक्केबाजी में भी यही जीत रही है, कुश्ती में भी यही जीत रही है, तुम तो खाना भी बनाना नहीं जानते, कुछ कर लो, संभल जाओ। लेकिन वो आवारागर्दी से नहीं हटते हैं। हम भी लड़की का तो पूछेंगे कहाँ गई थी, लड़के का नहीं पूछते तुम कहाँ गए थे। तो सख्ती के साथ अपने बच्चों को तालीम की तरफ डाइवर्ट करो, उसी से हमारी तरक्की होगी। और मैं बताता हूँ समाज में आज भी अगर हम फक्र कर सकते हैं तो हम अपने उन्हीं अफसरों पे कर सकते हैं, कर्नल सिंह साहब हैं और लोग हैं पुलिस में, कि जिन्होंने मतलब दौलत को ठोकर मारी, जिनकी दहशत से दौलतमंद लोग डरे हुए थे, जिन्होंने अपने को पाक साफ रखा। ये है समाज की असली दौलत। समाज की असली दौलत फलाने पे इतना बड़ा फार्म हाउस है, फलाने पे इतनी दौलत है, वो तो सब लिए बैठे हैं अपने घर से, हमारा कोई लेना देना नहीं। तो मैं बहुत लंबा हो गया, आपसे मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि एक ही हथियार है आप पे, ना लाठी है, ना तलवार है, ना सड़ी हुई वो हवेलियां हैं राजस्थान की जिनमें पैसे लगा के टूरिज्म हो रहा है, ना महल है। आप पे एक ही हथियार है जिसका नाम है शिक्षा। इस हथियार को इस्तेमाल करोगे तो सबसे आगे बढ़ जाओगे और सबसे बदला लेंगे।
जो आपका सम्मान करते थे वो भी आपका कलेक्टर जब जाएगा उसके यहाँ हाजिर होंगे। तो मैं फिर दोहराऊं कि मूल मंत्र है समाज की तरक्की का शिक्षा। उसमें अपने बच्चों के लिए खर्चा करो, बढ़िया से बढ़िया जगह उन्हें पढ़ाओ, और जो बचे उसको इन संस्थाओं को दो जो कामयाबी के साथ चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबा हो गया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। और मैं 3 दिन से खड़ा नहीं हो पा रहा था, मेरे पैरों में बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन सवेरे 9 बजे के बाद मेरे पैरों में जान आ गई। और मैं अपने जो किसान भाई 700 लोग मरे, 700 लोग मरे हैं। इस देश में कुतिया भी मरती है तो दिल्ली से शोक संदेश जाता है, उनके लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। तो मैं उससे इतना आहत था कि मुझे बोला, मेरा कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं था, मुझे ना कोई चुनाव लड़ना है ना किसी पार्टी में जाना है, लेकिन मैंने दिल से महसूस किया कि जाती हो रही है। ईश्वर की कृपा से वो यहाँ से कामयाब होकर लौटे। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं उनसे मिलने गया था शुरुआती दिनों में, तो उस वक्त तो घमंड की कोई सीमा ही नहीं थी। मैंने कहा था इनको ये आप गलत फहमी में हैं, ना तो ये सिखों को आप हरा सकते। इनका तो गुरु चारों बच्चे अपने कुर्बान कर दिए थे, सरेंडर नहीं किया, और ना ही ये जाटों को हरा सकते। इनके तो राजा रेत में थे, रेत के किले थे उनके, तोप का गोला भी रेत में धंस जाता था, इनका क्या हराओगे आप। और ये तो सड़क पे ही रहते हैं। तो इनसे बातचीत करके एक तो 2 काम मत करना, इन पे बल प्रयोग मत करना, दूसरे इनको खाली हाथ मत भेजना। आज अच्छा हुआ खाली हाथ नहीं जाना। बात मैंने साहब माफ करेंगे के आदमी बहुत मजा, बहुत शोर मचा के साथ लाल किले पे चढ़ गए और इनडिसिप्लिन कर दिया, लाल किले को अपवित्र कर दिया जैसे कि वो कोई मंदिर या मस्जिद हो। तो मैंने जयपुर में कहा कि भाई एक बात बताओ मुझे, लाल किले पे झंडा फहराने का अधिकार माननीय प्रधानमंत्री को है, लेकिन उसका एक पोल अलग है, उस पे तो किसी ने झंडा नहीं टांगा। एक अलग खंबा था, उस पे कुछ लड़कों ने झंडा टांग दिया। अब उनको आप देशद्रोही कह रहे हैं, देशद्रोह में उनके चालान हुए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि लाल किले के दरवाजे पे गुरु तेग बहादुर का सर काटा गया, अगर उसकी औलाद को भी लाल किले पे चढ़ने का अधिकार नहीं है तो और किसको अधिकार है। हमारे कहानियां, लोकगीत सब लाल किले की बात से भरे हुए हैं। भरतपुर माने लाल किला। मुझे याद है, यहाँ कोई लोग हरियाणा के होंगे, हमारी पार्टी चौधरी साहब के जमाने में हरियाणा में नहीं फैल रही। मैं और मनीराम बागड़ी जी देवीलाल जी के पास गए, हमने कहा चौधरी साहब पार्टी ज्वाइन कर लो। बोले छोड़ो यार, तुम्हारी पार्टी भी है कुछ। उन्होंने मना कर दिया। इसी बीच भिवानी में एक कांड हुआ, रिवासा कांड बोलते हैं उसको, जिसमें माँ और बेटे को जेल में नंगा कर दिया था। तो उसके खिलाफ हमने एक बड़ी मीटिंग की चरण सिंह जी की, जिसमें 1 लाख आदमी आए। मैंने उसमें मीटिंग में बोला कि अगर आप हमारा साथ दे दो तो हम 6 महीने में चरण सिंह जी को लाल किले पे चढ़ा दें। आप मेरा यकीन करो कि बिल्कुल ऐसा जैसा बिजली का करंट लग गया हो, पूरा क्राउड जय जयकार करता हुआ स्टेज तक आ गया। चौधरी साहब ने मुझे कहा बेटा कुछ मत करो, 5-6 जलसे ऐसे कर दो और यही बात बोल दो लाल किले वाली जी के इनके लाल किले पे चढ़ने का शौक है, पार्टी बन जाएगी। और मैंने ऑनेस्टली यही किया, 5 जलसे उनके किए, भीड़ आने लगी थी और उसमें ये लाइन दे दी और हम उसमें कामयाब हो।
एक बार मैं एक देवीलाल जी बाई इलेक्शन लड़ रहे थे, उसमें आरिफ मोहम्मद को लेके गया, रोडी का जब वो थी कॉन्सिक्वेंस। तो हमारे तो जैसे ये होते हैं, जब अनाउंस हुआ कि आरिफ मोहम्मद भी आए तो किसी ने कहा जी छोड़ दो, यहाँ कौन सा मुसलमानों की वोट धरी है। तो आरिफ ने सुन लिया। तो जब वो बोलने खड़ा हुआ, उसने कहा सुनो, मेरा नाम आरिफ मोहम्मद खान, मेरी बिरादरी का एक भी आदमी आपके यहाँ नहीं है, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, और सही तो ये है कि मैं आज तक देवीलाल जी से मिला नहीं हूँ। मैं 6 महीने बाद जेल से छूटा हूँ, मुझे तो मेरी माँ के पास जाना चाहिए था, लेकिन मुझे मलिक साहब पकड़ लाए और इन्होंने कहा कि ये बहुत हिस्टोरिक लड़ाई है चुनाव की, और मैं आपको भी कह रहा हूँ कि अगर हमने यहाँ बंसीलाल जी को हरा दिया तो 6 महीने में चौधरी साहब को लाल किले पे चढ़ा दिया। वो बात ठीक हो गई और पूरा 15,000 से हम उस चुनाव को जीत गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें किसानों को कोई डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। लाल किले पे अगर किसी का हक है तो सिखों का और हमारे लोगों का है, और किसी का नहीं है। मैंने ये भी कहा प्रधानमंत्री, मैं कहा आपको लोग बहका रहे हैं, ये सिख हराए नहीं जाते। इनके तो गुरुओं ने अपने सारे बच्चे चिन्हवा दिए, कटवा दिए, लेकिन ये सरेंडर नहीं किए, और ऐसे ही हमारे वाले हैं, इन पे तो कुछ है ही नहीं सिवाय जीत के, हारने का इनका सवाल ही नहीं है। ये 2 साल 4 साल 6 साल रह जाएंगे, आप नहीं रहोगे, पर ये धरने पे समझदारी आई है तक इस मसले को उन्होंने हल किया है। मुझे लगता है बाकी भी हल हो जाएगा, और बाकी न भी हल हो तो किसान जो स्टैंड लेंगे मैं उनके साथ रहूंगा। बहुत बढ़िया। साहब गवर्नर साहब इतना महसूस कर रहे हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं देते? मैंने कहा भाई तुम्हारे पिताजी ने बनाया था। जिसने बनाया था वो कह देगा तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, छोड़ दूंगा। मैं पहले दिन जब बोला था तो ये सोच के बोला था कि मुझे छोड़ना पड़ेगा, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अभी भी मैं अगर किसान कोई स्टैंड आगे भी लेते हैं तो मैं उनके साथ रहूंगा। और उसकी वजह मैंने चौधरी चरण सिंह जी के कदमों में बैठ के राजनीति की। वो एक कई ऐसे सूत्र बोलते थे, जैसे उनका एक बहुत मशहूर वाक्य है कि दिल्ली का रास्ता खेत से होके जाता है। ये बात जितनी जल्दी सरकार समझ ले उतना आसान होगा। फिर वो एक बात बोलते थे कि अपने वर्गों के सवाल पे कभी समझौता मत करो। तो मैंने इसी के आधार पे तय किया कि नहीं, इसमें कोई समझौता नहीं, मैं छोड़ दूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन मुझे लगता है शायद इसकी नौबत ना आए, मसला हल हो जाएगा, और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो सब चीजें ठीक होगी। मैं बहुत लंबा भाषण कर दिया, नहीं करना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये समाज की इतनी बड़ी बड़ी विभूतियाँ यहाँ आई हुई है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, और कर्नल सिंह साहब को, कप्तान सिंह साहब को कहता हूँ कि इस संस्था में 1-2 साल में आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं आऊँगा। मुझे अच्छा इस तरह आप इसको चला रहे हैं। हाँ, एक बात के बारे में मैं वार्न कर दूं, इस संस्था ने जब से तरक्की की है तब से बहुत सारी ताकतें उनकी निगाह है इस पे कब्जा कर लें, इसमें झगड़ा कर दें, किसी के खेल में मत पड़ना। जो सिस्टम है इसी को सपोर्ट करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।